नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो कहीं न कहीं युद्ध के खात्मे की घोषणा करेंगे। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि उनके संबोधन में कुछ भी ऐसी सिग्निफिकेंट बातें नहीं थी, जिससे कि पूरी दुनिया अस्वस्थ होती और उसका नतीजा निकला कि अलग-अलग देशों के जो सेंसेक्स थे, उन लोगों ने रिएक्ट किया, यानी कि सेंसेक्स डाउन हुआ। कुल मिलाकर जो उनकी भाषण की मुख्य बातें थी, पहली बात वो अमेरिकी जनता को मैसेजिंग दे रहे थे, उन्हें एश्योर कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने टाइमलाइन गिनाई कि किस तरह से अलग-अलग युद्ध कई साल चले हैं, 18-19 साल भी अमेरिका को युद्ध लड़ना पड़ा है, तो ये तो बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट टर्म का युद्ध है और जो कि अगली 2-3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। तो यानी कि मैसेजिंग कर रहे थे अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, जहाँ पे उनकी रेटिंग गिर रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि जो अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिकी ग्राउंड फोर्सेस जाकर वहाँ पे यूरेनियम को सीज़ करेगी, जिस पे ट्रंप ने कहा कि एक तरह से उस यूरेनियम डस्ट के नज़दीक पहुँचना, उसमें कई महीने लग जाएँगे और वैसे भी हमारे सैटेलाइट जो है, वो उसकी निगरानी में ईरान है, यानी कि लगातार मूवमेंट कर रही है हमारी सैटेलाइट। और अगर कुछ ईरान इस तरह की कदम उठाता है, तो हम उस पे अटैक करेंगे, हम उस पे हमला करने से नहीं चूकेंगे। तो एक तरह से रूल आउट उन्होंने कर दिया कि वो यूरेनियम को कैप्चर करने जा रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका की समस्या नहीं है, यानी कि जिन देशों को उनसे तेल लेना है, वो जाएँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खाली कराएँ और फिर वहाँ से तेल लें। तो अब तक 2 दिन पहले तक जो ये कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो खाली कराएँगे और उससे पहले युद्ध नहीं रुकेगा, तो यानी कि उन्होंने वो भी डिक्लेयर कर दिया कि उनकी समस्या नहीं है। चौथी बात उन्होंने वेनेजुएला मॉडल की तारीफ़ की, लेकिन उसमें कहीं न कहीं हताशा भी दिखती है कि तारीफ़ के साथ-साथ उन्होंने गिनाया कि तारीफ़ किस तरह से वेनेजुएला जो मॉडल था, बहुत अच्छा था, वायलेंट था, बहुत ही शॉर्ट था और पूरी दुनिया में इसका स्वागत हुआ। तो कहीं-कहीं ये निकलता है कि वो ईरान में नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ में जो अमेरिकी प्रेज़िडेंट के जो भाषण थे और जिस तरह से नाटो से वो अलायंस से अलग होने की धमकी दे रहे हैं, इसके अलावा ब्रिटेन ने भी एक मोर्चा खोला हुआ है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खाली कराने के लिए डिप्लोमैटिक तरीके से बातचीत कर रहा है। तो इन सारे सवालों को समझते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, धनंजय त्रिपाठी जो प्रोफ़ेसर हैं साउथ ईस्ट एशियन यूनिवर्सिटी में और साथ ही हमारे साथ जजाति पटनायक साहब जुड़ रहे हैं, जेएनयू से वेस्ट एशिया के प्रोफ़ेसर हैं, उनसे समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धनंजय जी आपसे। आप ट्रंप साहब के भाषण को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ क्लोज़र था या फिर वही जो 1 महीने से वो एक बात कहते हैं, दूसरी बात से पलट जाते हैं, दूसरी बात कहते हैं, तीसरी बात से पलट जाते हैं? या आपको लगता है कि नहीं, अब जो उनका भाषण था वो काफ़ी उसमें गाइडिंग लाइन दिखाई दे रही थी? देखिए, ट्रम्प ने अपने इस पूरे वॉर के दौरान कई बार अपने गोल पोस्ट शिफ्ट किए हैं। शुरुआत उनका था रजीम चेंज से। वो उन्होंने उनको लगा कि वहां पर जो उनके टॉप लीडर हैं अली खमैनी की हत्या के बाद वो रजीम बदल जाएगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद लगातार उन्होंने अलग अलग बातें कही कि हम उनके न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से या न्यूक्लियर जो भी इनरिचमेंट कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नेवी को हमने तहस-नहस कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जब तक नहीं खोलेंगे तब तक कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि वो उनकी समस्या नहीं है और देशों की भी समस्याएँ हैं। तो कई गोल पोस्ट शिफ्ट किए हैं। इसमें हमें 2-3 बड़ी अहम बातें हैं कि ट्रम्प का अभी उनको एक इलेक्शन भी लड़ना है, मिड टर्म। और वो इलेक्शन आज से 7 5-6 महीने के बाद ही है। उसमें इनकी इस वॉर को चलते 2 चीज़ें बड़ी अहम है और हमें समझना पड़ेगा कि वो किस मानसिकता से अभी काम कर रहे हैं। एक उनका मागा सपोर्ट बेस जो है, उसमें उनका कोई पॉपुलैरिटी डिक्लाइन नहीं हुआ। अभी जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है, 72% सपोर्ट कर रहे थे वॉर को, आज वो 70% पे है। लेकिन एक मेजर चीज़ है जो उनको जिसके कारण उनको काफ़ी तकलीफ आ रही है ईरान वॉर में, कि ग्राउंड सपोर्ट के लिए मतलब ग्राउंड पे ट्रुप्स भेजने के लिए मागा के अंदर सपोर्ट बेस नहीं है। ऑलमोस्ट 40% है। तो जो ओवरऑल वॉर के लिए 70% का सपोर्ट है, उनके खुद के बेस में ग्राउंड सपोर्ट के लिए ग्राउंड एक्शन के लिए 40% का सपोर्ट है। दूसरा जो न्यूट्रल वोटर्स थे जो ट्रम्प के साथ खड़े हुए थे, वो तकरीबन अभी 30% उनकी रेटिंग आ गई है ओवरऑल। तो वो उनको तकलीफ दे रही है। तो वो असमंजस उनके पास ये है कि देखिए उनके पास अपना जो बेस है वो काफी स्ट्रांग अभी भी है उनके पास, तो उसके कारण वो स्ट्रेंथ उनके अंदर दिखती है।
वो अब खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी चिंता है कि वॉर को जल्दी खत्म किया जाए। अब अगर वॉर को आपको खत्म करना है तो यू नीड सम विनिंग पॉइंट्स, आपको शो भी करना पड़ेगा कि आप इस वॉर में गए और इस वॉर से आप कुछ निकाल के ले आए। अभी तक उनको वो निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, मतलब वो नेगोशिएशन में कुछ स्ट्रांग चीजें अगर उनको ईरान ऑफर करे जिससे उनको उनके ईगो से ज्यादा उनकी कॉन्सिक्वेंसी कोई लगे कि ये जो वॉर था वो जस्ट वॉर था, उससे अमेरिका को कुछ हासिल हुआ, अभी वो स्थिति उनकी दिख नहीं रही है। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से उनको और ज्यादा प्रॉब्लम है कि अगर वो उसको अमेरिका नहीं खुला पाया और उसको और कोई देश मीडिएशन करके, चाहे यूके हो या चाइना हो, ईरान को समझाने में सफल रहता है, तो उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पूरे वेस्ट एशिया के ऊपर पड़ेगा, अमेरिका की जो भी वर्चस्व वहां पर है। तो काफी वो चीजों में फंसे हुए हैं। उनको एक कम से कम कुछ एक मेजर अचीवमेंट यहां से दिखा के निकलना है, और वो अचीवमेंट अभी भी उनके हाथ नहीं लग रहा है। पर वो कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका साफ एक्सप्लेनेशन जो मुझे समझ में आता है कि उनके सपोर्ट बेस में, जो उनका कोर बेस है, उसके अंदर कोई बहुत डिफरेंस नहीं आया है, पर ग्राउंड ट्रूप्स को लेकर के प्रॉब्लम है। एक आखिरी बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि ये वॉर का जो कॉस्ट है वो उनको एक प्रॉब्लम कर सकता है, और इसीलिए वो लगातार बोल रहे थे पहले कि 1 हफ्ते में खत्म होने वाला है। फिर उन्होंने अपने आप ही एक सीज फायर भी अनाउंस किया कि हम वहां पे कुछ नहीं करेंगे, मेजर अटैक नहीं करेंगे ईरानियन जो एनर्जी सोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स वगैरह पर, खुद ही बोल रहे थे। लेकिन अभी जो उनका एक है कि तकरीबन 20 से 50 बिलियन यूएसडी इसमें खर्च ऑलरेडी किया जा चुका है। तो वो एक मेजर खर्चा है जिसको प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि अगर वो टाइमलाइन नहीं डिसाइड करते हैं कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर बढ़ रहे हैं, संकट गहरा रहा है, तो वो भी एक चिंता है। तो ये कई तरीके से फंसे हुए हैं। स्ट्रेंथ उनकी यही है कि उनका कोर बेस अभी भी कहीं ना कहीं उनके साथ है, लेकिन और जगह पे उनको वो चिंता से घिरते जा रहे हैं, और जिसका सोल्यूशन वो नहीं ढूंढ रहे हैं, पाने में सक्षम है। उनको ईरान से कुछ एक ऐसा आश्वासन या कुछ एक ऐसी चीज चाहिए कि जिसको वो दिखा सके अपने वोटर्स को कि उन्होंने ये पूरा जो वॉर किया था उसमें वो ये हासिल करके निकले हैं। अभी तक वो उनको नहीं मिल रहा है। पटनायक साहब, जो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं, रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो नेटो से अलग हो जाएंगे, ये तो पेपर टाइगर पहले भी वो कहते रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो इतना आसान होगा, या फिर अगर वो इस तरह का कोई कदम भी उठाते हैं तो उसको जिस तरह की अमेरिका में जो संशोधन किए थे बाइडेन साहब के समय, उससे काफी मुश्किल होगा, उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा, और कहीं कोर्ट में वो घिर गए किसी प्रोसेस में तो उन्हें हो सकता है कि पहले ही रिजाइन करना पड़े। ये सारी तकनीकी जो दिक्कतें हैं उसको लेकर वो सिर्फ धमकी दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है सचमुच वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, और अगर उठाते हैं तो उसके रिपरकशन आप किस तरह से देखते हैं? शंकर जी, धन्यवाद फॉर द इनविटेशन टू द शो। आप देखिए शंकर जी, बात यह है कि डोनाल्ड साहब ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है कि हम नाटो से निकल जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे, ये सिंपली पॉसिबल नहीं है। इसका कारण क्या है? आप देखिए, आपका जो नाटो का जो लेटेस्ट 23-24 में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था कि आपको नाटो से विड्रॉ करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए सीनेट का, तो पॉसिबल नहीं है। आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए 67 मेंबर्स आउट ऑफ 100 मेंबर्स ऑफ द सीनेट। आज का दिन में रिपब्लिकन पार्टी का ओनली 55 मेंबर्स है, और डेमोक्रेटिक पार्टी का 45 मेंबर्स है, और 2 इंडिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल से नाटो से निकल जाना सिंपली इम्पॉसिबल है। और रहा सवाल ट्रम्प स्टेटमेंट ऐसे क्यों दे रहे हैं, कारण क्या है ना, उनका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करना है। पहले देखिए, जो अमेरिकन इकोनॉमी है 38 ट्रिलियन डॉलर है, इनका डेट है। इसके बाद में देखिए 32.4 ट्रिलियन डॉलर जो इनका ओनली जीडीपी है। आप देखिए रेशियो जो है डेट एंड जीडीपी का, काफी आप देखिए डेट हाई है। इसके बाद में देखिए जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अदर फैक्टर्स है, मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका क्या था पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जैसे दूसरे जगह में, सारे जगह में इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मैगा कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसैटिस्फाइड है। इसके बाद में आप देखिए जो इलेक्शन होने वाला है नवंबर में 2026 में, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों के लिए होगा, क्योंकि जो सीनेट्स का मेंबर होता है 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं, अराउंड 33 to 34 मेंबर्स।
अभी जो सीनेट का मैं संख्या बताया आपको एग्जैक्टली जो डेमोक्रेटिक पार्टी का 2 मेंबर्स का सपोर्ट के साथ 47 है, इनको जस्ट 20 मेंबर चाहिए 67 जो 2/3 के लिए। तो जो 33 से अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतता है तो उसमें इसके ट्रम्प के ऊपर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट होगा। हो सकता है महा अभियोग जो इम्पीचमेंट बोलते हैं वो प्रस्ताव भी ला सकते हैं, और कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हो या जो जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग्स होते हैं वो सीनेट में 2/3 मेजोरिटी में पास होता है। इसके बाद में रहा सवाल जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें भी ओनली 2-3 मेंबर का डिफरेंस है आज द प्रेजेंट मोमेंट, वो भी इलेक्शन होने वाला है। तो एंटायर जो कांग्रेस जो है, आप देखिए जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो बैठते एज एन इम्पीचमेंट हाउस, उसके बाद में अप्रूवल होता है सीनेट से। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको डर है इम्पीचमेंट का और महाअभियोग का, तो इसलिए डोमेस्टिक प्रेशर्स काफी है। और सेकंड रहा सवाल एक्सटर्नल प्रेशर, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे धनंजय जी एग्जैक्टली बोल रहे थे, वार में देखिए एक स्ट्रेटेजी होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि विदाउट स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल कर पाएंगे। पहले देखिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव था रेजिम चेंज। अब क्लियरली बोला कि हमारा रेजिम चेंज मकसद नहीं था, हमने तबाह कर दिया। कहा? मिसाइल सेंटर्स, न्यूक्लियर सेंटर्स। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, क्या न्यूक्लियर सेंटर सचमुच में तबाह हो चुका है? एक न्यूक्लियर ट्रायंगल है जो है ईरान में, आपका इस्फहान, नातांज और फोर्दो। इस्फहान का काम क्या है? ये न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके बाद में आपका नातांज में एनरिचमेंट होता है, और फोर्दो में एक्चुअली अंडरग्राउंड में एक्चुअली आपका न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह जो भी मतलब एनरिच मटेरियल वहां अंडरग्राउंड है, उसको तबाह करना बहुत ही डिफिकल्ट है, सिंपली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से न्यूक्लियर एनरिचमेंट खत्म हो गया ऐसा बोलना अभी जो है थोड़ा सा बहुत ही हाइपोथेटिकल होगा। और सेकंड जो है आप बैलिस्टिक मिसाइल्स का, ये सही बात है कि काफी इनका जो नावल फोर्सेस है, एरियल फोर्सेस है, काफी तबाह हो चुका है। लेकिन जो सवाल है, आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले खुला था, तो बंद हो गया। अभी बोल रहा है प्रेसिडेंट साहब ट्रम्प जो बोल रहा है कि आप हमसे तेल खरीद कीजिए, ये आपका काम है, आप खोलिए इसको। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है कि ग्लोबल कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप ग्लोबल पावर है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंटरनेशनल शिपिंग है ये ग्लोबल कॉमन्स है, तो उसको सेफगार्ड करना चाहिए। अभी जो बता रहे हैं कि हम अभी कुछ नहीं करने वाले, आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तेल ले रहे और जो गैस ले रहे हैं उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको खाली कर पाए। लेकिन एक चीज समस्या खड़ा कर दी, क्या मालूम है इसमें? देखिए क्या न्यू समस्या, व्हाट इज द न्यू प्रॉब्लम? क्योंकि अभी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान अपना टेरिटोरियल सोवरेनिटी को ऊपर जाहिर कर रहा है। कैसे कि टेरिटोरियल वाटर्स जो मैरीटाइम बेल्ट होता है, पर्टिकुलरली टेरिटोरियल 12 नॉटिकल माइल्स, अभी ईरान बोल रहा है कि ये हमारा सोवरेन राइट है कि जो है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम अपना जाहिर करेंगे। इसके बाद में और एक चीज देखिए कि टोल टैक्स भी मतलब कलेक्ट करेंगे। तो एक न्यू एक चैलेंज इंटरनेशनल कम्युनिटी में छोड़ के चले गए। और एक चैलेंज देखिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, अभी हो सकता है ईरान एनपीटी से मतलब विड्रॉ करके वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते। तो ये क्या नहीं सोच रहे कि अनदर चैलेंज है कि न्यूक्लियर आर्म्स रेस में बढ़ सकता है ये रीजन में। तो ये तो 2 मेजर चैलेंज छोड़ के चले गए। तीसरे जो मेजर चैलेंज छोड़ के चले गए, ग्लोबल इकोनॉमिक सप्लाई चेन आज के दिन में पूरा खत्म है। और फोर्थ चैलेंज क्या है ना, गल्फ का जो सिक्योरिटी है जीसीसी स्टेट्स का, ये क्या करेंगे? इनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। ये तो अभी कंपल्सन में स्ट्रेटेजिक हेजिंग करेंगे, रशिया के साथ करेंगे, चाइना के साथ करेंगे, तो उनका जो सिक्योरिटी है गल्फ स्टेट्स का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे ख्याल से दीज आर द न्यू चैलेंजेस। और जो आपको लगता है कि जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर साइड पे तो डस्ट में कई महीने लग जाएंगे, उसके अलावा उसी भाषण में अगली लाइन में वो ये भी कहते हैं कि वो तो अंडरग्राउंड है, तो यानी कि खुद के ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि हम वहां तक जा नहीं सकते या हम वहां जाने में मुश्किल है क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, हमारे सैटेलाइट मॉनिटर कर रहे हैं, अगर ईरान कुछ करेगा तो हम दोबारा से अटैक कर देंगे। तो यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव बताया था शुरुआत में, उस ऑब्जेक्टिव को अपने भाषण में लगातार आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। पहले आप कहते हो कि रिजाइन चेंज करेंगे, फिर आप कहते हो कि रिजाइन चेंज वाज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, लेकिन साथ में अगली लाइन में ये कहते हो कि रिजाइन चेंज तो हो गया है क्योंकि ऑल ओरिजिनल लीडर जो थे वो डेड हो गए, सब हमने मार दिए। तो कुल मिलाकर जो खुद एक उपहास का पात्र जिसको कहते हैं, व्यंग का पात्र पूरी दुनिया में बन रहे हैं। और आपको लगता है कि इससे अमेरिकन डिक्लाइन की क्या शुरुआत होगी?
क्योंकि एक जमाने में जिस तरह से ब्रिटेन एक सुपर पावर था, एक बड़ी हस्ती था, लेकिन जिस तरह से चाइना और रशिया इस समय मंद-मंद बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे ट्रंप के इस पूरे कंडक्ट पे, आपको लगता है कि अमेरिकन डिक्लाइन की शुरुआत इससे होगी? क्योंकि ट्रंप अगर यहाँ से निकलेंगे तो कमजोर होकर निकलेंगे। देखिए शंकर जी, मैं एक इंटरेस्टिंग पैरेलल स्टोरी बता रहा हूं आपको। ये अमेरिकन डिक्लाइन होने का एक संकेत है। आप याद होगा 1956 में सुएज कैनाल को प्रेसिडेंट नासिर जो थे इजिप्ट का, उसको नेशनलाइज किए थे। उस टाइम में ब्रिटिश फ्रेंच फोर्सेस वो वार को लड़े थे और विड्रॉ करना पड़ा था, और उसी टाइम से ब्रिटिश का डाउनफॉल हुआ था और पाउंड एज ए ग्लोबल करेंसी का वहां जो हेजिमोनी था वो नीचे गिर गया था। तो इसलिए मैं अभी एक जो पावर ट्रांजिशन होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जैसे ब्रिटिश से आया यूनाइटेड अमेरिका, तो अभी मुझे पावर ट्रांजिशन दिखाया जा रहा है। यूएस का कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है नीचे जा रहे पावर स्टाटस, क्योंकि देखिए ये ग्लोबल पावर है। ये इनका जो पेट्रो डॉलर था, रिसोर्स इकोनॉमी को कंट्रोल करना था पहले। देखिए अभी क्या होगा, अभी जो भी गल्फ स्टेट्स है, सऊदी अरब देखिए, कुवैत देखिए, कतार देखिए, हो सकता है ये लोग वान में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, रूबल में भी कर सकते हैं, ऑलरेडी इंडिया यूए का रुपये में भी हो सकता है। तो ये जो मल्टीलैटरल करेंसी भी अभी धीरे धीरे इमर्ज करेगा। मेरे ख्याल से जो डॉलर है, डॉलर का जो हेजिमोनी है, और उसी हेजिमोनी के चक्कर में जो है यूनाइटेड अमेरिका जो ग्लोबल स्फीयर में अपना डोमिनेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेशन अपना मेंटेन करते थे, तो उसका पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क होगा। और इससे साथ और देखिए ये जो अमेरिकन स्टेट है, एक जो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी होता है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी मतलब है कि आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लीडरशिप ग्लोबल स्फीयर में दिखाना है। जैसे आप देखिए ट्रम्प आज का दिन में आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर चुके हैं, आप वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से विड्रॉ कर चुके हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप यूएस एड जो था, यूएस एड होता है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, हर जगह के, उसको भी काफी आप ड्रास्टिकली रिड्यूस कर चुके हैं। तो जब ग्लोबल पावर अपना ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, एक ट्रैप होता है, एक क्राइसिस होता है, उसको किंडलबर्गर ट्रैप बोलते हैं। तो आज का दिन में वर्ल्ड जो है, हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो किंडलबर्गर ट्रैप को देख रहा है, और इसमें आज का दिन में अनार्की है। कोई ग्लोबल पावर नहीं है, कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आज का दिन में देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर जो बात कर रहा है कि हम 35 नेशंस को साथ में लेके हम जो है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करवाएंगे। शायद नाटो नेशंस होंगे, कुछ गल्फ कंट्रीज होंगे। तो ये तो अच्छा बात, क्योंकि अगर पीस और डायलॉग का माध्यम से अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। कोई विन विन सिचुएशन हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ऐसा नहीं कि आप अगर बोलेंगे कि हम दबंग करेंगे, हम फायर यूज करेंगे, फोर्स यूज करेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बात है, ट्रम्प साहब उसमें क्यों विड्रॉ किए? अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक न्यू चीज है डिफेंस आर्क, उसको जो बोलते हैं आपका, जैसे सुदर्शन चक्र हम भारत में जो से S-400 मिसाइल्स को बोलते हैं, तो वहां एक ऐसे चक्र है उनका जो है डिफेंस आर्क बोलते हैं। आप देखिए जो आपका जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चारों तरफ देखिए केसम आइलैंड है, केसम आइलैंड में इनका मिसाइल सिटी है, इसके बाद इनका हॉर्मुज भी है, इनका लाराक भी है, हैंगम भी है, अबुमुसा है, ग्रेटातुन है, स्मॉलतुम है। ये सारे जो आइलैंड्स जो है, ये इनको प्रोटेक्शन देते, और सर्वेलेंस में मूवमेंट ऑफ शिप्स होता है, बोथ कमर्शियल और नावल शिप्स। इसके बाद में ये जो क्या करते हैं ना, दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज, एनिमी कंट्री का इंटेलिजेंस और उनका जो मूवमेंट्स भी मॉनिटर करते। इसके बाद में ये और देखिए लिंकेजेस जो है, बुशेर पोर्ट आपका वही है, वहां क्या है, वहां खर्ग आइलैंड है, वहां भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनका सेंटर है। इसके बाद इनका जो बंदराबास, ये सबसे IRGC का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। इसके बाद चाबहार इस तरफ है। तो आप देखिए नावल स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रक्चर है ईरान का काफी मजबूत है, क्योंकि ये लोग आसिमेट्रिक वारफेयर खेलते हैं। आसिमेट्रिक वारफेयर ज्यादा जरूरत नहीं। ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं उन्होंने पूरा नेवल स्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया। नहीं ठीक है, वो तो कन्वेंशनल नावल स्ट्रक्चर खत्म कर सकते हैं, लेकिन आसिमेट्रिक वारफेयर की मैं बात बता रहा हूं कि छोटे छोटे बोट्स चाहिए, स्पीड बोट्स चाहिए, उसमें झुंड के तरफ आएंगे, एक बॉम्ब फेंक के चले जाएंगे, आपका पूरा जो ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर लेंगे। तो एरियल वारफेयर में आपका एयरबेस अगर डिस्ट्रक्शन करेंगे, तबाह करेंगे, और नावल स्ट्रक्चर तबाह करेंगे, ये कन्वेंशनल वारफेयर में ईरान तो चाहता है, ईरान विक्ट्री नहीं चाहता है, वो चाहता है कि एनिमी को और मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए। ये तो मैंने बता रहा हूँ नावल स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही मिनिमल वारफेयर स्ट्रेटेजी है आपका जो ईरान का। इसके बाद में क्या है, इसके पीछे जस्ट जाइए, जस्ट बैक साइड ऑफ आपका
खुराम्स और बुशेर के बीच में क्या है, आपका जाग्रोस माउंटेन है, वहां इनविजिबल है, उसको अंदर जाना, ग्राउंड फोर्स उतारना भी बहुत डिफिकल्ट है। आप थोड़ा आगे जाइए, उसमें क्या है, दस्ते कबीर दस्ते लूट है, जो डेजर्ट है पूरा सॉल्ट डेजर्ट बोलते हैं, वहां भी घुसना मुश्किल है। तो इसीलिए जो ईरान का जो एडवांटेज है, आपका ज्योग्राफिकल टेरेंस का भी एडवांटेज है, इसके बाद इनका आइलैंड चेन्स भी एक एडवांटेज है, इसके बाद इनका असिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटजी बहुत बड़ा एडवांटेज, इसीलिए ये 1 महीने तक वार को टिके रखे। आपका कहा मैं बताया, सिंपल लॉजिक है, 18 लाख ड्रोन वर्सेस आपका जो थर्ड मिसाइल से 35 करोड़, यही असिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटजी। तो इसीलिए ट्रम्प साहब अभी क्या करेंगे, ऑनरेबल एग्जिस्ट करेंगे, बोलेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, क्या है, हमने एरियल बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, नावल स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म कर दिया, आवर गोल इज अचीव्ड, हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके, हम अपना जा रहे छोड़ के, आप अपना करना है। और भाई आप लोग जो है नाटो कंट्रीज, आप देखिए कैसे सॉल्व करना है, खोलिए। लेकिन धनंजय जी वो साथ में ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई डील की जरूरत नहीं है, साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर डील हो गई तो क्रेडिट मुझे दीजिएगा, और अगर नहीं हुई तो फिर वेंस को दीजिएगा। तो यानी कि वो सब कुछ कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी अपने ये स्टेटमेंट को। देखिए, ट्रम्प का वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये वही समझ सकते हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ चीजें ऑलरेडी वहां से निकल रही है अमेरिका से, कि किस तरीके से इसमें पैसे भी बनाए गए, इस वॉर के पहले स्टॉक्स भी खरीदे गए डिफेंस इंडस्ट्रीज के, ये तमाम चीजें हैं। और ट्रम्प के लिए जो दिक्कत जो सबसे बड़ी है आज की तारीख में, वो ये है कि वो अपना इलेक्शन कैसे बचाएं, और वो इलेक्शन उनका बचता दिख नहीं रहा है। हालांकि उनका सपोर्ट बेस, जैसे मैंने पहले कहा, इंटैक्ट है, बट उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी जो बता रहे थे हमारे पैनलिस्ट, ये एक असिमेट्रिकल वॉरफेयर है, और इसके लिए ईरान ने बहुत पहले से तैयारी करके रखी है। देखिए, एयरफोर्स का एक यूटिलिटी थी, पर ईरान को ये पता था, अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान को ये पता था कि वो एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपके पास बेस्ट ऑफ द फाइटर जेट्स है, तो भी आप उनको यूज नहीं कर सकते अगर आपका एयर स्ट्रिप्स ही खराब हो गया तो ईरान ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत लो कॉस्ट वॉरफेयर में इन्वेस्ट किया। और हमें एक चीज और नहीं भूलना चाहिए जब हम पूरे इस रीजन की बात करते हैं, कि ईरान ही एक ऐसा देश है जहां पे यूनिवर्सिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग था, जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी स्ट्रांग था, ईरानियन डॉक्टर्स मेडिकल जो थे उनके काफी स्ट्रांग थे, इंजीनियर्स ईरानियन न्यूक्लियर इंजीनियर साइंटिस्ट। तो ईरान के अंदर ये जो ह्यूमन बेस था, ये जैसे ह्यूमन मैन पावर हम कहते हैं, डिस्पाइट सैंक्शन ईरान ने वो तमाम चीजें तैयार, जो भी मीडिया के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के नहीं आती है, जो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने सैंक्शन के बावजूद भी ईरान के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उसकी वहां पर काफी ज्यादा तादाद है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, जहां पे टेक्नोलॉजी के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए जो और देश अमेरिका पे निर्भर है, ईरान के अंदर इसके थोड़ा विपरीत है। आप देखिए, ईरानियन ड्रोन का इस्तेमाल इस वॉर के पहले भी रशिया ने किया हुआ है यूक्रेन के खिलाफ, उसमें ईरानियन ड्रोन को काफी वो महत्व दिया गया। इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी थी उसने उसको रीड किया कि भाई ऐसा कैसा ड्रोन है, उनका बहुत लो कॉस्ट ड्रोन है, और रशिया ने भी ये ड्रोन को इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो ईरानियन जो पूरा सिस्टम है वो इसके लिए प्रिपेयर्ड थे, और ईरानियन जो रिसोर्स बेस है, ह्यूमन रिसोर्स बेस है, वो काफी स्ट्रांग है। तो ये कहना कि आप उस देश को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर देंगे, ये मतलब वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि उन्होंने नेवी खत्म कर दी है, सब खत्म कर दिया, सब खत्म ही कर दिया, तो आप लड़ किससे रहे हैं? आपने उनके लीडर्स मार दिए हैं, आपने नेवी खत्म कर दी, आपने एयरफोर्स खत्म कर दी, तो फिर लड़ाई किस बात की बची? लड़ाई तो उनको खुद को समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई उनके वर्चस्व को, जो एक बहुत ही अच्छा टर्म इंटरनेशनल रिलेशन का यूज किया, जो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी है, उसको चैलेंज कर रहा है। मतलब ऑलरेडी पेट्रो डॉलर का क्राइसिस है। अब देखिए, ये एक वो है कि ऐसे गले की हड्डी जिसको आप ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम इनका ये कि अगर ये यहां से हटते हैं, और अगर पेट्रो डॉलर पे अमेरिका ने अपने वर्चस्व से एक चीज इंश्योर कर रखी थी पूरे गल्फ रीजन में, कि जितना भी पेट्रोल का जो भी खरीद होगी या बेचा जाएगा या आएगा, वो डॉलर्स में होगी। यही अमेरिका का एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है, वो पेट्रो डॉलर, उसका डिमांड हमेशा बढ़ता है। जब भी कभी प्रॉब्लम होती है तो डॉलर्स के डिमांड और बढ़ जाते हैं।
अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरीके से एक डेफिसिट पे चलती है, लेकिन डॉलर का रेट कभी घटता नहीं है। और ये जो पेट्रो डॉलर की वजह से उन्होंने वो रेट हमेशा मेंटेन करके रखा हुआ है। कल को अगर ईरान सक्सेसफुली उनके पेट्रो डॉलर को चैलेंज कर देगा, जिसकी संभावनाएं अब दिख रही हैं कि इस रीजन को जो अमेरिका पे कंप्लीटली डिपेंडेंट था उसको और भी कंट्रीज को देखना पड़ेगा, चाइना को देखना पड़ेगा, रशिया को देखना पड़ेगा, भारत की तरफ देखना पड़ेगा। तो क्या पेट्रो डॉलर्स का वर्चस्व या डॉलर का वर्चस्व वही रहेगा कि नीचे जाएगा? अगर डॉलर का वर्चस्व नीचे आने लगेगा तो अमेरिकन इकोनॉमी के जो लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स एरियाज हैं, वो बहुत उभर करके सामने आएंगे। टेक्नोलॉजिकली आज भी वो काफी एडवांस्ड है, उनके यहाँ बहुत सारे आज भी R&D है, लेकिन जो इकोनॉमी की जो हालत है वो खस्ता होना शुरू होगी। अभी मैं एक और बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है, जिसको कि पूरा न्यू लिबरल मैगजीन माना जाता है, उसने अपने लेटेस्ट अंक में एक बड़ा अच्छे टाइटल दिया हुआ है कि व्हेन योर एनिमीज इज मेकिंग अ मिस्टेक बी क्वाइट, इस तरह करके एक, और चाइना की तरफ उसको करके ये एक टाइटल दिया हुआ है अपने नए अंक का। और उसमें ये साफ तौर पर है कि अमेरिका एक मिस्टेक कर रहा है और चाइना बड़ी शांति से ये तमाम चीजों को देख रहा है। हालांकि उस आर्टिकल के अंदर ये भी है कि अमेरिका हमेशा वापस से उभर के आया है, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, वहां पे डिफरेंट वॉइसेस है, चाइना के अंदर वो नहीं है। लेकिन देखिए, ये तो आज की तारीख में सब मान रहे हैं कि ईरान इनके लिए एक प्रॉब्लम बन गया है और ना वो वहां से निकल सकते हैं, ना बहुत दिन लड़ सकते हैं। $1 ट्रिलियन जो वॉर्स है, जो अभी खुद ट्रम्प बोल रहे हैं कि अभी तो हमने, और लोगों ने तो $ट्रिलियंस लगा दिए वॉर में, हमने थोड़ी लगाए हैं। अगर ये युद्ध 1 महीने और सुलझता नहीं है और प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये $1 ट्रिलियन वॉर की तरफ बढ़ जाएगा, और ये मतलब फास्टेस्ट $1 ट्रिलियन वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको अपनी जो बैटरीज थी, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो साउथ कोरिया से वो बोल रहे हैं हमें लाने पड़ेंगे। जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो कमजोर पड़ता जा रहा है। जो एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने पूरे गल्फ रीजन को दे रखा था, सबको लगता था कि 100% सिक्योर है, उसके अंदर लूप होल्स ईरान ने दिखा दिए कि कुछ भी नहीं है। वो और मेजर अड्डों पर उन्होंने हमला किया है, जैसे कि आपको देखिए एयरपोर्ट्स को हमला किया है, जो यूएई का एयरपोर्ट जो वर्ल्ड का कनेक्शन है उस पर हमला किया है। उन्होंने ऑल जो एनर्जी रिसोर्सेस थे और देशों के, उस पर हमला किया है। तो ये बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका कंप्लीट सिक्योरिटी यहां पे नहीं प्रोवाइड कर सकता है, और इसका खामियाजा अगर वो पेट्रो डॉलर के टर्म्स में दिखना शुरू हुआ तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए एक मेजर प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाएगी। और ट्रंप ने उसकी शुरुआत कर दी है। संभाल ले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं संभलेगा तो जो यहां से पेट्रो डॉलर का क्राइसिस शुरू होगा, वो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर वो क्राइसिस दिखना शुरू हो जाएगा। पटनायक साहब, एक अंतिम सवाल की, आपको लगता है कि अगर जो ट्रंप कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते और चलेंगे, अगर उसी टाइमलाइन को भी मान लिया जाए तो तकरीबन 2 महीने पूरे हो जाएंगे, और वैसी स्थिति में जो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए कोई उपयोगी नहीं है, जिन देशों को तेल लेना है वो खाली कराएं, लेकिन सवाल सिर्फ तेल क्या नहीं है, हीलियम से लेकर तमाम जो सेमीकंडक्टर में लगते हैं, MRI मशीन में इस्तेमाल होते हैं। तो दुनिया के बाकी देशों, खास करके अमेरिका के लिए आप देखें कि किस तरह से, या भारत जैसे देशों के लिए किस तरह का संकट, अगर ये युद्ध और लंबा खींचता है तो कितना बड़ा संकट सामने होगा? देखिए, ये युद्ध अगर ज्यादा लंबा होता है, उसमें क्या चैलेंजेस होगा? आप जैसे बता रहे थे, सिर्फ पेट्रोकेमिकल नहीं है, क्योंकि आपका जो गल्फ रीजन से यूरिया और फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट होता है 35%। आप देखिए, जो एशियाई देश जो है कृषि, मतलब इस एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं। आप देखिए, भारत का देखिए, चीन का देखिए, 70 to 80% जो गल्फ का आयात होता है एग्रीकल्चरल, आपका जो भी प्रोडक्ट्स होता है, कहाँ से आते हैं? इसी स्टेट से आते हैं। तो इसलिए जो सप्लाई चेन जो सबसे अफेक्ट होगा एग्रीकल्चर, ये पूरा एशिया का एक मेजर चैलेंज है। सेकेंड जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में कई पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी यूज होता है, वो भी अफेक्ट करेगा। इसके बाद में आपका कॉटन टेक्सटाइल्स भी वो अफेक्ट करेगा। इसके बाद सबसे देखिए जो चल रहे है वाटर के लिए, अभी आप देखिए वाटर वॉर भी चल रहा है वहां, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर बार बार अटैक होता है। तो उसमें मेरे ख्याल से जो भी गल्फ स्टेट्स होते हैं, इनका वाटर क्राइसिस भी हो सकता है। तो पूरा अगर सप्लाई चेन देखेंगे, इसका डोमिनो इफेक्ट होता है।
तो अगर एग्रीकल्चर होगा तो उसको इंडस्ट्री, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, से सारे सेक्टर को प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देखिए जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आज का दिन में देखिए, जैसे कि फ्लाइट का हो गया, इसके बाद में आपका फ्लाइट का पर्टिकुलरली आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका जो मिनिमम बेयर नेसेसिटीज हो गया, टूरिज्म हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सारे सेक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ईटरीज हो गए, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, अब देखिए इसका कितना प्रभाव होगा। इसके बाद में और एक चीज देखिए, जो डायस्पोरा है, पर्टिकुलरली एक्सपैट्रिएट्स, आप जो एशियन डायस्पोरा, जो एशियन एक्सपैट्रिएट्स लेबर्स होते हैं, 60 to 70% गल्फ में होते हैं। भारत का देखिए, पाकिस्तान का देखिए, बांग्लादेश का देखिए, फिलीपींस का देखिए, श्रीलंका देखिए, नेपाल देखिए, साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन जो लेबर माइग्रेशन होता है, कहाँ होता है? आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पर्टिकुलर दुबई, अबू धाबी, शारजा, रसल खैमा, जेद्दा, कतार, दोहा, ये सब जगह में होते हैं। तो उसमें क्या होगा ना, रेमिटेंसेस आता है, जो रेमिटेंसेस के ऊपर काफी प्रभाव होगा ये सारे कंट्रीज के ऊपर। इसके बाद में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट और जो स्टार्टअप्स शुरू हुआ था कहाँ, गल्फ में, इंडियंस भी है और साउथ एशियन कंट्रीज का भी है, वो भी सारा अफेक्ट होंगे। तो ये अफेक्ट होने में क्या है ना, आपका सारे जो साउथ एशियन इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद में देखिए एशिया का जो ग्रोथ रेट, ग्लोबल ग्रोथ रेट में एशिया का मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन है। अगर एशियन ग्रोथ रेट को इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, और ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होने में ग्लोबल रिसेशन होगा। तो ग्लोबल रिसेशन होने में देखिए पहले का 1929-30 का अलग था बात, इसके बाद 1973 का जो ऑयल क्राइसिस उसका बात अलग था, क्योंकि आजकल का जमाना में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, ये इंटरडिपेंडेंट मॉडल है। आप ऐसा नहीं कि पहले स्टेट सेक्टर मॉडल्स थे, उसमें ज्यादा आपका ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कनेक्टिविटी, लेबर, ये सब नहीं था। आज का जमाना में जो इंटरडिपेंडेंस का मॉडल है, एक्चुअली इसमें बहुत ही चैलेंजेस हो जाएगा, क्योंकि आप फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है आप। इसके बाद में देखिए, आप तो हम लोग ये ट्रेड का बात भी बता रहे हैं, अब ये और एक चीज देखिए, जो ये आपका जो इंटरनेट का भी कनेक्टिविटी का बात है। अब जानते ईरान के तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है, क्योंकि आपका जितने भी इंटरनेट से सबमरीन केबल से, उसका मेन जंक्शन फुजाइरा में, और एक जंक्शन उस तरफ जो अलेक्जेंड्रिया है, रेड सी, आपका जो मेडिटेरेनियन सी है, बाबल मंदिर का तरफ से, तो इसलिए वहां भी होती एक्टिव है। तो इसीलिए से ये सिर्फ आप एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल भी नहीं देख सकते, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये भी अफेक्ट हो सकता है पूरा इंटर एशिया यूरोप चेन। तो ये ग्लोबल क्राइसिस हो सकता है अगर ये लंबा चलेगा और कोई रिजल्व नहीं होगा वॉर थ्रू पीस एंड मीडिएशन। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है कि ट्रंप जो अपने ऑब्जेक्टिव थे उससे पीछे हट चुके हैं। वो कह चुके हैं कि यूरेनियम कैप्चर करने का उनका कोई एक तरह से इरादा नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट उस पे पहले से ही नजर रखे हुए है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो तेल वहां से लेते हैं उन्हें खाली कराना चाहिए, और नेतृत्व परिवर्तन ईरान में ऑलरेडी हो चुका है। तो यानी कि सारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो एक तरह से उससे पीछे हट चुके हैं, या ट्रंप ने पूरा कर लिया है। सवाल देखना होगा कि 6 अप्रैल के बाद की जो डेडलाइन है उसके बाद ट्रंप क्या करते हैं। युद्ध में कुछ निकलने के लिए, कुछ दिखाने के लिए अमेरिका की जनता को वो कुछ लेकर जाते हैं, या बिना लिए भी युद्ध खत्म कर देते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। धनेन्द्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पटनायक साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग से।